Who all are there in class? Who all are there in class? Krishna, Vishaka, Manish, Divya, Satish, and बस इतने ही हो? मनीष यादव, ओके। लास्ट क्लास हम थे पेज नंबर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर रहे थे हम। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने कौन से पेज पे थे हम? कृष्णा, रशियन रिवॉल्यूशन पेज नंबर 33 से स्टार्ट करना है अपने को, रशियन रिवॉल्यूशन, राइट? पेज नंबर 33 रशियन रिवॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट करना है अपने को, यहां से करना है। पेज नंबर 39, यस, पेज नंबर 39 चेंज करना है। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। पेज नंबर 39, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, ये वाले टॉपिक से अपने को स्टार्ट करना है, ठीक है। बारिश हो रही है तुम्हारे उधर? इज इट रेनिंग ओवर देयर? यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है। इज इट रेनिंग ओवर देयर? अच्छा, हो चुकी है तुम्हारे उधर? मेरे यहाँ भी हो रही है बारिश। ओके, एनीवे, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद में ऐसे क्या चेंजेस आए वहां पर? द बोल्शेविक वर टोटली अपोज्ड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. Most of industries and banks were nationalized in November 1917. This meant that the government took over ownership and management. तो जो बोल्शेविक ग्रुप थी वो टोटली अपोज कर रहे थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ कि जो चीजें हैं वो प्राइवेट हैंड्स में नहीं जानी चाहिए। ज्यादातर जो वहां की इंडस्ट्री और बैंक्स थी उनको नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज किया गया का मतलब है गवर्नमेंट ने उन बैंक्स को, उन इंस्टीट्यूशंस को अपने कंट्रोल में ले लिया। Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. तो लैंड जो था उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और पीजेंट्स जो थे उनको अलाउ कर दिया गया कि दे वेर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, की जो नोबल लोग थे जिन्होंने अत्यधिक जमीन कब्जा कर रखा था उनसे वो जमीनें ले सकते थे। इस तरीके से उनको परमिशन जो है वो दे दी गई। In cities, Bolshevik enforced the partition of large houses according to family requirements. अच्छा, जो सिटी एरियाज में जो मकानों थे, मकान का जो डिवाइडेशन हुआ वो उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हुआ कि किस घर में कितने मेंबर्स थे, उसके हिसाब से उनको कितना बड़ा घर होना चाहिए, इसके हिसाब से डिसाइड होती थी कि उसके फैमिली साइज कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से उसको कितना बड़ा घर जो है अलॉट होना चाहिए, इसके हिसाब से जो है वो डिसीजन लिया जाता था। They banned the use of old titles of aristocracy. To accept the change, new uniforms were designed for the army and officials. आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए नए तरीके का ड्रेस कोड बनाया गया, नए यूनिफॉर्म इश्यू किया गया। फॉलोइंग ए क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हैड ब्लूडुक वाज चोजन। तो यहाँ पर ये सोवियत यूनियन की जो है ब्लूडुविक, ये देख रहे हो तुम यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है फिगर 12 में, ये सोल्जर्स की यूनिफॉर्म इस तरीके से हुआ करती थी और ये जो सोल्जर्स थे ये इस तरीके से ये कैप पहना करते थे। The Bolshevik Party was renamed the Russian Communist Party, Bolshevik, in November 1917. The Bolsheviks conducted the elections of the Constituent Assembly, but they failed to gain the majority support. ये जो Bolshevik Party थी
ये रशिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी बनी। सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी बनने का मतलब होता है वर्कर्स की सबसे बड़ी पार्टी बनी। In 1917, the Bolshevik conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. ये जो बोल्शेविक थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस भी लड़ा, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। In January 1918, the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. जनवरी 1918 में जो असेंबली थी उसने बोल्शेविक के जो उठाए गए मेजर्स थे उसको बैन किया, ठीक है। एंड लेनिन dismissed the assembly. He thought that all Russian Congress of Soviets were more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolshevik made peace with Germany at Brest-Litovsk. In the years that followed, the Bolshevik became the only party to participate in the elections to the All Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. तो इनके विरोध के बावजूद भी बोल्शेविक पार्टी जो थी वो रशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी बनी। बिगेस्ट पार्टी ही नहीं बनी बल्कि ये पार्लियामेंट का हिस्सा भी बनी। और रशिया जो है बिकेम ए वन पार्टी स्टेट। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। जितने भी ट्रेड यूनियंस थे, जितने भी व्यापारी के यूनियंस थे, उन सबको जो है पार्टी के कंट्रोल में रखा गया। The secret police called the Cheka first and later OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolshevik. जब बोल्शेविक पार्टी रूल में आई तो इसने एक सीक्रेट एजेंसी को अपॉइंट किया, एक सीक्रेट पुलिस सिस्टम अपॉइंट किया, चेका। ये चेका जो था ये एक सीक्रेट पुलिस सिस्टम था, एक सीक्रेट स्पाई सिस्टम था। इस चेका सिस्टम के द्वारा में जो है जो लोग जो है बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ जाने वाले थे या बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने वाले थे या बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ कोई विरोध कार्य करने वाले थे, ऐसे जितने भी लोग थे उनको ट्रेस आउट करके ये जो स्पाई सिस्टम है उनका पता लगाती थी और फिर उनको पनिश करती थी। तो ये जो स्पेशल एक पुलिस फोर्स बनाया था, ये जो स्पेशल एक स्पाई सिस्टम बनाया था, इस स्पाई सिस्टम के द्वारा जो है जो बोल्शेविक पार्टी जो है अपने विरोधियों को, अपने ओपोनेंट्स को एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तो वो इस तरीके का सिस्टम बना रखी थी कि कोई भी ओपोनेंट्स जो है वो किसी भी एक्टिविटीज के थ्रू जो है उस पे हावी ना हो सके। After October 1917, this led to experiments in the arts and architecture, but many became disillusioned because of the censorship the party encouraged. So many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism purchase. बहुत सारे यंग राइटर्स भी थे और आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने इस बोल्शेविक पार्टी का सपोर्ट किया, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी थी वो सोशलिज्म की पॉलिसी थी, जिससे बहुत सारे राइटर्स, लेखक, आर्टिस्ट जो है इंस्पायर्ड थे। इसलिए इनका फुल प्लेज सपोर्ट जो था वो बोल्शेविक पार्टी के साथ में था। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट एनीवन? ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 40, द सिविल वॉर। When the Bolshevik ordered land distribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for redistribution and deserted. जब बोल्शेविक पार्टी ने लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का, जमीनों को बांट देने का ऑर्डर दिया तो रशियन आर्मी धीरे धीरे टूटने लगी। अब रशियन आर्मी क्यों धीरे धीरे टूटने लगी, उसका कारण ये था कि सोल्जर्स जो उस समय आर्मी में जो सोल्जर्स ज्यादातर जो थे वो ज्यादातर वो किसान वर्ग से थे, किसान थे जिनकी जमीनें छीन गई थी, बाद में वो आके आर्मी में ज्वाइन करके सोल्जर्स बन गए थे। तो इस तरीके से जब ये ऑर्डर हो गया तो ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स जो थे वो अपने गांव जाना चाहते थे, वो अपने घरों में जाना चाहते थे, वो अपने हिस्से की जमीनों को पाना चाहते थे। तो इस कारण से जो हुआ, जो सोल्जर्स हुआ वो जमीन के कारण धीरे धीरे आर्मी छोड़ के जाने लग गए, जिससे रशियन आर्मी जो है वो धीरे धीरे जो है वो टूटने लग गई। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। अब जो लोग बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ थे वो लोग धीरे धीरे आवाज उठाना चालू कर दिए, उनको एक मुद्दा मिल गया
किसकी वजह से जो है आर्मी टूट रही है, सोल्जर्स छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो वो लोग जो है अब जोर शोर से जो है बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट में आवाज उठाने लग गई, उनके खिलाफ बोलने लग गए। During 1918 and 1919, the Green Revolutionary, the White Cossacks controlled most of the Russian Empire. They were backed by French, American, British, and Japanese troops. All those forces who were worried at the growth of socialism in Russia, all these troops and the Bolshevik fought a civil war. Looting, banditry, and famine became common. अब ये जो उसके बोल्शेविक पार्टी के जो लोग ऑपोजिशन में थे, इन लोगों को जो है कई दूसरे कंट्रीज के फोर्सेस का सपोर्ट मिला। अब कोई दूसरे कंट्री के फोर्सेस का सपोर्ट मिलने का कारण क्या था? दूसरे फोर्सेस कंट्री के फोर्सेस का सपोर्ट मिलने का कारण ये था कि ये जो रशिया में सोशलिज्म वाला फैक्टर बोल्शेविक के द्वारा फैलाया जा रहा था, या सोशलिज्म जो क्रिएट हो रही थी, एक सेंस ऑफ इक्वालिटी क्रिएट हो रही थी, वो बहुतों को पसंद नहीं था। और बहुत सारे जो कंट्रीज थे वो चाहते भी नहीं थे कि रशिया में इस तरीके का कोई गवर्नमेंट जो है वो डेवलप हो। इसीलिए जो लोग बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट में थे, उनको ऐसे कंट्री जो नहीं चाहते थे वो अपने फोर्सेस के द्वारा उनको सहायता कर रहे थे, जैसे फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप की, ये उनको सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से बोल्शेविक के सपोर्टर्स और इन ट्रूप के बीच में आए दिन सिविल वॉर होने लग गया, दंगे फसाद होने लग गए, झगड़े होने लग गए, लूटिंग, फेमाइन बिकेम कॉमन। तो इस वजह से जो है जो सिचुएशन जो है फेमाइन की सिचुएशन यानी सूखा अकाल की सिचुएशन क्रिएट होने लग गई, भूखमरी की सिचुएशंस क्रिएट होने लग गई। Supporters of the private property among whites took harsh steps with peasants who had seized land. Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolshevik. By January 1920, the Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. They succeeded due to cooperation with non-Russian nationalist and Muslim jihadist. Cooperation did not work where Russian colonies themselves turned Bolshevik. In Khiva in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. In this situation, many were confused about the Bolshevik government representation. फिर धीरे धीरे जो है बोल्शेविक पार्टी की छवि खराब होने लग गई। अब धीरे धीरे जो है बोल्शेविक पार्टी की छवि क्यों खराब होने लग गई? उसका कारण था ये जो कम्युनल क्लैश हुआ, ये जो सिविल वॉर छिड़ गया, जो कंट्री के अंदर लड़ाई छिड़ गई, इसमें कई निर्दोष लोग भी मारे गए। और कहते हैं कि बोल्शेविक पार्टी के लोगों ने कई लोगों को सोशलिज्म के नाम पे मार दिया। अब जो कॉमन लोग थे वो कंफ्यूज थे कि ये बोल्शेविक पार्टी हमको सपोर्ट कर रही है, हमारे अगेंस्ट जा रही है, क्या है? तो उनके मन में एक बोल्शेविक पार्टी को लेके एक डाउटफुल पिक्चर क्रिएट हो गया। उनके मन में जो है एक संदेह क्रिएट हो गया कि ये बोल्शेविक पार्टी जो सोशलिज्म का नारा दे रही है, तो इस सोशलिज्म के नाम पर कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। तो इसको लेकर एक असमंजस सा माहौल जो है वो क्रिएट हो गया। Partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union. The state and Bolshevik created from the Russian Empire in December 1992. But since this was combined with unpopular policies that the Bolshevik forced the local governments to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempts to win over different nationalists were only partly successful. लेकिन इन चीजों की वजह से जो दूसरे ऑपोजिशन वाले लोग थे वो एक ग्रिप बनाना चाहते थे, वो एक पॉलिटिकल पावर एस्टैब्लिश करना चाहते थे, ये भी नहीं हो पाया। कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो इस तरीके का पावर जो है वो डेवलप नहीं कर पाई। यानी ये सिचुएशंस जो क्रिएट हुए वो किसी एक सेगमेंट के ऐसे फेवर में नहीं गए कि वो उसको बेनिफिट दे सके या उसके लिए बेनिफिशियल हो सके। Now, page number 42, making a socialist society.
Making a socialist society during the Civil War, the Bolshevik kept industries and banks nationalized. They permitted peasants to cultivate land that had been socialized. तो ये सिविल वॉर के टाइम पे भी जो बॉल्शविक थे उन्होंने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज्ड ही रखा था, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रखा था। दूसरी जो चीज थी, जो किसानों को जमीन मिल गई थी उनको अपनी जमीन में खेती बाड़ी करने की पूरी आजादी थी, उनको पूरा आजादी दिया गया था। Bolshevik used confiscated land to demonstrate what collective work could do. जो जमीनें बंजर पड़ी हुई थी, जो जमीनें यूज में नहीं थी, उनको किसानों को आवंटन करने के बाद में वहां पर वापस एग्रीकल्चर होने लग गया। तो इससे बॉल्शविक ने दिखाया कि किस तरीके से बैरन लैंड्स को भी यूज में लिया जा सकता है और किस तरीके से ये चीजें जो है लोगों के लिए या फार्मर सेक्शंस के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। नेक्स्ट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। एक डेवलपमेंट के लिए एक सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम बनाया गया। ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क। जो ऑफिशियल्स थे वो इस चीज पे वर्क कर रहे थे, इस चीज पे एडवाइस दे रहे थे कि किस तरीके से जो है इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है, इकोनॉमी को डेवलप किया जा सकता है। कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर ए 5-year पीरियड, और इसके हिसाब से 5 years प्लानिंग बनाई गई, 5 years पीरियड का प्लानिंग बनाया गया, डेवलपमेंट प्लान्स बनाए गए, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए। On this basis, they made the 5-year plan. The government fixed all prices to promote industrial growth during the first 2 plans. Centralized planning led to economic growth. इस तरीके से इस सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करने की वजह से वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे होने लग गई। 2 सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बनाए गए जिसके बाद में वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग गई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा। पहले जहां 1929 से 1933 के बीच में जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इस प्लानिंग के बाद में करने के बाद में एग्जीक्यूट करने के बाद में काफी बढ़ा। 100% इन द केस ऑफ ऑयल, ऑयल की प्रोडक्शन 100% बढ़ी, कोल की बढ़ी, स्टील की बढ़ी। न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग। नए नए फैक्ट्री सिटीज जो है वो डेवलप होने लग गए। However, rapid construction led to poor working condition. ये जो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्रीज सेटअप होने शुरू हो गए, इस इंडस्ट्रीज की वजह से वर्किंग कंडीशन बहुत पूर हो गई। इन द सिटी ऑफ Magnitogorsk, the construction of a steel plant was achieved in 3 years. Workers lived hard lives and result was 550 stoppages of work in the first year alone. ये जो इंडस्ट्रीज डेवलप होने लग गई, इस इंडस्ट्रीज के डेवलप होने के कारण वर्कर्स का जमावड़ा होने लग गया। वर्कर्स का जब जमावड़ा होने लग गया तो वर्किंग कंडीशंस जो है फैक्ट्री के आसपास लोगों के वर्किंग कंडीशंस के हालात बहुत बिगड़ गए। वर्कर्स जो थे वो बहुत हार्ड लाइफ जीने लग गए। Result was 550 stoppages of works in the first year alone. Living quarters in the winter time at 40 degrees below. People had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. कमरे इतने कंजेस्टेड थे कि एक एक कमरे में लोग ठूस ठूस के कीड़े मकोड़ों की तरह रहने लग गए, चॉल्स में रहने लग गए लोग। और कंडीशंस ये हो गई थी कि 4th फ्लोर से अगर नीचे स्ट्रीट में उनको टॉयलेट के लिए आना पड़ता था, जिसमें 70 बार वो इतनी भीड़ भड़कम होती थी कि लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की हो जाती थी, टकराते थे। यानी जैसे हम झोपड़पट्टी स्लम लाइफ देखते हैं, झोपड़पट्टियों में गंदी बस्तियों की जो देखते हैं भीड़, एकदम छोटे छोटे कोठरी जैसे बने होते हैं और लोग भरे रहते हैं, उसमें पूरा स्टफ्ड होते हैं और एक कॉमन सा टॉयलेट होता है जिसमें सारे के सारे लोग जो है भीड़ भगदड़ मचाते हैं। तो इस तरीके के जो स्लम लाइफ देखते हैं, इस तरीके के स्लम लाइफ हो गई वहां पर वर्कर्स लोगों की। An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. कुछ स्कूल और कॉलेजेस डेवलप किए गए ताकि ये जो वर्कर्स जो लोग फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, इनके बच्चों को एजुकेशन मिल सके, इनके बच्चों को शिक्षा मिल सके, तो इनकी थोड़ी सी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सके। इसलिए कुछ
स्कूल कॉलेजेस का भी निर्माण किया गया, डेवलप किया गया। क्रेचेस वेर एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वीमेन वर्कर्स। क्रेचेस क्या होता है? जैसे जहां पर छोटे बच्चों को पालना टाइप का होता है, उसको क्रेच कहते हैं। तो क्रेचेस डेवलप किए गए फैक्ट्री कैंपस में, जहां पर जिन वुमेन वर्कर्स जो काम करते हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को उन क्रेचेस में रखने की सुविधा हो, जिससे वो वुमेन वर्कर्स जो है अपने बच्चों को वहां पर छोड़कर और फ्रीली जो है वो वर्क कर सके। तो इस तरीके से कई सारे एस्टैब्लिशमेंट किए गए ताकि जो इन वर्कर्स की पूरी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है इसको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराया जा रहा था, लेकिन वो बहुत चीप टाइप की थी, जो अप टू द मार्क नहीं था। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स। कुछ क्वार्टर्स बनाए गए वर्कर्स के रहने के लिए। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। लेकिन इससे ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। गवर्नमेंट के पास में बहुत लिमिटेड पैसा ही था जिससे वो वर्कर्स की डेवलपमेंट के लिए जो है वर्क कर पाए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के पास में जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे या लिमिटेड अवेलेबिलिटीज थी, उसके हिसाब से वो कुछ प्रोग्रेसिव करना चाह रही थी और वर्कर्स के जो लाइफस्टाइल है उसको इंप्रूव करना चाह रही थी। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? हाँ जी राधिका। चलो नो डाउट। अरे इतने कम बच्चे तुम्हारे 9th क्लास के, बाकी सारे कहाँ गए? कहाँ गायब हो गए 9th क्लास के? कुछ की तो शायद आईडी कैंसिल कर दी गई है, फीस नहीं सबमिट किए थे जिन्होंने। बाकी का तो पता नहीं। ओके, पेज नंबर 44, स्टैनिलिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, ये एक टॉपिक कर लेते हैं। The period of early planned economy was linked to the disasters of collectivization of agriculture. By 1927-28, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. 1927 से 28 के पीरियड के बीच में जो टाउन एरियाज थे सोवियत रशिया के, वहां पर एक भारी समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? कि वहां पर ग्रेन सप्लाईज की कमी हो गई, ग्रेन सप्लाई की शॉर्टेज हो गई। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दिस प्राइसेस। अब ये कमी क्यों हो गई? कि गवर्नमेंट ने किसानों से अनाज खरीदने का एक फिक्स्ड प्राइस रख दिया। तो गवर्नमेंट ने किसानों से अनाज खरीदने का एक फिक्स्ड प्राइस रख दिया कि इस फिक्स प्राइस पे हम किसानों से अनाज खरीदेंगे। लेकिन जो किसान थे वो उस गवर्नमेंट के फिक्स प्राइस के अकॉर्डिंग अपने अनाज बेचने को वो तैयार नहीं थे। तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स रेट के हिसाब से वो अनाज बेच नहीं रहे थे, जिसकी वजह से जो है एक वहां पर जो फूड ग्रेन्स की भारी शॉर्टेज होने लगी। Stalin, who headed the party after the death of Lenin, introduced first emergency measures. He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. Speculation had to be stopped and supplies confiscated. स्टालिन की डेथ के बाद में लेनिन की डेथ के बाद में स्टालिन ने वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। उसको ये लगा कि ये जो अमीर किसान है ये लोग जबरदस्ती जो है अनाजों को जो है स्टॉक कर रहे हैं ताकि अनाज के प्राइस को बढ़ाया जा सके। तो एक तरीके से उसको ये लगा कि ये लोग जो है वो एक तरीके से ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग करके ये लोग अनाज को स्टॉक करके जो है और अनाज के प्राइस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अनाजों को होल्ड करके। तो इस तरीके से उसने डिसाइड किया कि इस चीज को रोकना पड़ेगा
और ये जो सप्लाई को अवरुद्ध कर रहे हैं, जो ग्रेन की शॉर्टेज कर रहे हैं, ग्रेन्स होने के बावजूद, इस चीज को रोकना पड़ेगा। In 1928, party members toured the grain producing area, supervising enforced grain collections and raiding kulaks, the name for well-to-do peasants. तो पार्टी मेंबर्स जो थे वो 1928 में क्या किए, गांव-गांव जाके सर्वे करने लग गए, कहां पर कितना अनाज है, अनाज कलेक्शंस की ड्यूटी दी गई, और जो लोग अनाज को होल्ड करके रखे थे उन स्टॉक्स पे रेड मारा गया, उन पे छापा मारा गया। The name for well-to-do peasants. Shortage continued. The decision was taken to collectivize farms. It was argued that the grain shortages were partly due to the small size of holdings. After 1917, land had been given over to peasants. These small-sized peasant farms could not be modernized. To develop modern farms, run them along industrial lines with machinery. It was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants, and establish state-controlled large farms. अब इसमें देखा गया जो किसान थे, उन किसानों के पास तो ज्यादातर किसानों के पास में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे, और कुल्लक्स क्या होते थे, जो रिच फार्मर्स होते थे जिनके पास बड़ी जमीनें होती थी। अब गवर्नमेंट ने ये देखा कि ये जो छोटी छोटी जमीनें हैं, इनमें मॉडर्न मशीनरीज, इक्विपमेंट्स डेवलप नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जमीनें बहुत छोटी थी। जो बड़ी पीसेस ऑफ लैंड है, जो जमीनें हैं, उनमें ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह इंप्लीमेंट किया जा सकता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये जो बड़े लैंड है, ये रिच फार्मर से ले लिया जाए, और लेकर जो है उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लिया जाए, जिससे गवर्नमेंट इसमें टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर सके, जिससे क्रॉप की शॉर्टेज नहीं हो और ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो सके। What followed was Stalin's collectivization program from 1920. The party forced all peasants to cultivate in collective farms. The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. Peasants worked on the land and kolkhoz profit was shared. Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. Between 1929 and 31, the number of cattle fell by 1/3. Those who resisted collectivization were severely punished. Many were deported and exiled as they resisted collectivization. Peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. They merely did not work to work collective farms for a variety of reasons. Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. अब इसने कलेक्टिवाइजेशन तो कर दिया स्टालिन ने, लेकिन उसके बाद में किसान ही उसके खिलाफ हो गए कि किसान जो है वो इंडिपेंडेंट खेती करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके के जो है वो किसी के अंडर में खेतों में जॉब करे। उनको ये लगने लग गया कि जो इंडिपेंडेंट फार्मिंग का टेक्निक था वो खत्म हो गया और उनको एक नौकरी की तरह करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो राजी नहीं थे। तो इसके लेकर जो है वो विरोध करने लग गए। हालांकि स्टालिन ने बाद में इन पॉलिसीज पे कुछ रिलैक्सेशन कर दिया, कुछ किसानों की बात मान गए वो, लेकिन जो किसान उसके इस पॉलिसी के खिलाफ थे उनको वो बहुत स्ट्रिक्टली भी ले रहा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय एंड हैव अ नाइस डे।